हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग दुनिया में जहाँ पे भी मौजूद हैं खैरियत से हैं, खुश हैं और आपकी ज़िंदगी ज़बरदस्त गुजर रही है। अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको सब्सक्राइब कर लें। हो सके तो इस चैनल को अपनी कम्युनिटी में, अपने सर्किल में शेयर करें। अगर आप अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके शेयर कर सकते हैं। अच्छा गाइस, आज की ये जो पहली स्टोरी है, ये स्टोरी हमें मुराद साहब ने जैकबाबाद से शेयर की है। ये बताते हैं कि इनका जो ताल्लुक है वो जैकबाबाद से करीब एक गांव है जो तकरीबन 50 या 40 किलोमीटर के फासले पे मौजूद है, वहां से है। अब इनका जो गांव है ये एक कदीम गांव है और इतना बड़ा गांव नहीं है, और वहां पे जो रास्ते हैं वो ज्यादातर कच्चे पक्के रास्ते हैं। इस गांव के अंदर तकरीबन 200 के करीब घर मौजूद हैं और जितने भी घर वहां पे बने हुए हैं ऑलमोस्ट सबके जो डिजाइन है या सबका जो स्ट्रक्चर है एक जैसा है। ये जो वाकयात इनके साथ पेश आए थे ये वक्तन फवक्तन पेश आते रहे थे और इनका जो सिलसिला था वो अब से तकरीबन 20 साल पहले यानी 2001 में शुरू हुआ था। ये बताते हैं कि एक दफ़ा रात का टाइम था और रात के तकरीबन 9 साढ़े 9 बज रहे थे, तो मैं अपने घर में बैठा हुआ था और टीवी मौजूद हुआ करता था, तो मैं वैसे ही टीवी पे कोई ड्रामा देख रहा था। अब इनका जो घर है उसका स्ट्रक्चर इस तरह से है कि जब आप घर के अंदर एंटर होते हैं तो एक बड़ा सा सहन है और उसके लेफ्ट साइड पे 3 या 4 कमरे मौजूद हैं, जबकि जो सीधे हाथ वाला हिस्सा है वहां पे एक छोटा सा अस्तबल बना हुआ है। ये बताते हैं कि जहां पे कमरे मौजूद हैं उन्हीं कमरों में एक जगह टीवी रखा हुआ था और मेरे सारे के सारे घर वाले पहले ही सो चुके थे। अब जबकि मैं टीवी देख रहा था तो टीवी देखते देखते मुझे ऐसा लगा कि जो टीवी की बैक साइड है यानी कि टीवी के और दीवार के दरमियान जो हिस्सा है वहां पे दीवार के ऊपर कोई मूवमेंट महसूस हो रही है। अब क्योंकि कमरे की लाइट बंद थी तो मुझे लगा कि शायद ये जो टीवी की लाइट है इसका कोई शेड पड़ रहा है या इसकी रिफ्लेक्शन की वजह से कोई इमेज बन रहा है। लेकिन जब मैंने प्रॉपरली टीवी की बैक साइड पे दीवार की तरफ गौर किया तो ऐसा लग रहा था कि कोई शैडो है, कोई बड़ा सा साया है जो कि एक लंबे से आदमी का है, वो मुसलसल आगे पीछे मूव कर रहा है। इसी दौरान में जबकि मैं उस शैडो पे गौर कर रहा था तो देखते ही देखते टीवी और दीवार के दरमियान से एक लंबे से कद की औरत निकली और खुदा जाने वो कहां से आई, वो एकदम से निकली और निकलते ही गेट की तरफ चलने लगी। अब जैसे ही मैंने ये मंजर देखा तो मैं एकदम से शॉक हो गया और मैं सोच रहा था कि आखिर ये जो वजूद है ये कहां से आया है और ये औरत कौन है जो हमारे घर में टीवी और दीवार के दरमियान से निकली है। देखते ही देखते ये जो औरत थी ये सहन की तरफ गई और जैसे ही ये सहन की तरफ गई तो मैं थोड़ी सी हिम्मत करके एकदम से खड़ा हुआ और उसके पीछे की तरफ चलने लगा। अब जैसे ही मैं उसके पीछे था या उसको फॉलो कर रहा था तो मैंने देखा कि वो कुछ अजीब से अंदाज से चल रही है और उसके जो पाँव हैं वो उल्टे पाँव हैं। उसका बहुत अजीब सा हुलिया था, बहुत गंदे से कपड़े थे, इसके साथ साथ उसके जो बाल थे उनमें बेइंतहा डस्ट मौजूद थी। खैर जैसे ही वो सहन के करीब गई या सहन की तरफ गई तो वहां पे जहां पे अस्तबल मौजूद था वो उस तरफ बढ़ने लगी और जैसे ही वो अस्तबल की तरफ बढ़ रही थी वैसे ही वहां पे जो भी जानवर मौजूद थे उन्होंने एकदम से अजीब सी हरकत और सकनात शुरू कर दी। जानवरों को जब कोई खौफ महसूस होता है तो एकदम से उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो चेंज हो जाती है, वो खड़े हो जाते हैं और आगे पीछे
होना या मूव करना शुरू कर देते हैं। इसके साथ साथ अक्सर वो अजीब से तरीके से अपने मुंह से आवाज निकाला करते हैं। ये जो भी औरत थी जो एकदम से अस्तबल की तरफ बढ़ रही थी, उसको देख के जितने भी जानवर थे सारे के सारे ना सिर्फ खड़े हो चुके थे बल्कि अजीब तरीके से मूव कर रहे थे। मेरी आंखों के सामने वो अस्तबल की तरफ गई और इसकी जो बैक साइड थी जहां पे मुकम्मल तौर पे अंधेरा था, वहां जाते जाते एकदम से गायब हो गई। अब ये जो इंसिडेंट था इसका मैं अकेला विटनेस था और मेरे जितने भी घर वाले थे वो सारे के सारे सो चुके थे। ये अजीब वाकया था जो मेरे साथ पेश आया था। खैर, जैसे तैसे ये रात मैंने गुजारी और अगले दिन जब मैंने अपने फैमिली मेंबर्स से, ख़ास तौर पे अपने बुजुर्गों से इस वाकये का जिक्र किया तो बजाय इसके वो मेरी बात सुनते, वो मुझे डांटने लगे और वो कहने लगे कि तुम्हें किसने कहा था कि इतनी रात में जागते रहो। अब क्योंकि गांव का माहौल था, शदीद सर्दी थी और आमतौर पे उस दौर में ख़ास तौर पे गांव के जो लोग थे वो 7 बजे या 8 बजे तक सो जाया करते थे। खैर, इसी तरह 1 या 1.5 हफ्ता मजीद गुजरा और मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरी फुप्पो की बेटी की शादी थी। हम जितने भी घर वाले थे सारे के सारे घर वाले उस शादी में शिरकत करने के लिए वहीं पे ही गए हुए थे। अब ये जो गांव का स्ट्रक्चर है वो इस तरह से है कि जब गांव में शादी हुआ करती हैं तो कोशिश की जाती है कि जितनी भी औरतें हैं वो एक साथ रुक जाएं और जितने भी मर्द हैं उनको एक साथ रखा जाए, क्योंकि वहाँ पे पर्दे का या महरम नामहरम का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। अब मेरा यही प्लान था कि शादी में ज़रूर शिरकत करूँगा, लेकिन रात में जब सोने का टाइम होगा तो मैं किसी और जगह नहीं रुक सकता। मुझे सोने के लिए जो सुकून है वो अपने घर के अंदर ही महसूस होता है। तो वैसे ही जब शादी ख़त्म हुई तो रात के तकरीबन 9, साढ़े 9 बजे का टाइम था और गांव के हिसाब से ये तकरीबन आधी रात हो चुकी थी। अब जब मैं घर के लिए निकलने लगा तो मेरे अलावा मेरे 2-3 कज़न्स थे, उन्होंने भी कहा कि हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं और रात वहीं पे रुक जाएंगे। और इसी इरादे से जब हम सारे के सारे कज़न्स मेरे घर की तरफ बढ़ रहे थे तो जैसे ही हम अपने घर के सामने पहुंचे तो हमने एक अजीब मंजर देखा। हमने देखा जो हमारा घर है, क्योंकि वो एक कच्चा पक्का घर था और उसके ऊपर जो छत मौजूद थी वो भी इतनी पायदार नहीं थी, ना ही उसकी इतनी हाइट थी। खैर, हमारे घर की जो छत थी या 2 छतें थी, वहां पे हमने देखा कि 3 या 4 लड़कियां खड़ी हुई हैं जो कि बज़ाहिर देखने से बहुत ही गोरी चिट्टी हैं, बड़ी साफ सुथरी हैं और उनका जो लिबास है वो बहुत ज़्यादा शानदार है। इसके साथ साथ उन चारों लड़कियों ने बहुत ज़्यादा ज्वेलरी पहनी हुई थी और किसी भी सूरत में ये जो लड़कियां थीं ये गांव की लड़कियां नहीं लग रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई शहरी लड़कियां हैं या बड़ी ही मॉडर्न लड़कियां हैं जो गलती से हमारे गांव में या हमारे घर की छत पे आ गई हैं। अब जैसे ही मैंने और मेरे कज़न्स ने हमारे घर की छत पे उन खूबसूरत लड़कियों को देखा जो कि ना सिर्फ हम सबको देख रही थी बल्कि हमें देख के मुस्कुरा रही थी, तो मेरे जो कज़न्स थे वो चलते चलते एकदम से रुक गए और मुझसे पूछने लगे कि आखिर ये कौन लड़कियां हैं जो तुम्हारे घर पे रुकने आई हुई हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे अब्बा के कुछ मेहमान शहर से यहाँ पे आए हुए हों? अब मैं खुद भी उनको देख के हैरान था, क्योंकि ना मैं उन लड़कियों को जानता था, ना मेरे घर वालों का या हमारा उन लड़कियों से कोई ताल्लुक था। मेरी खुद समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कौन लड़कियां हैं जो हमारे घर की छत पे मौजूद हैं। अब क्योंकि मैं इस घर में रहा करता था तो मुझे अंदाज़ा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये दूसरी मखलूक़ात हों जो लड़कियों के रूप में या इस तरह हमारे सामने नज़र आ रही हों। लिहाजा मैं चलते चलते एकदम से रुका और जो भी मेरे कज़न्स थे
उन सबको मैंने कहा कि घर के अंदर एंटर होने से पहले या अंदर जाने से पहले हम सबको चाहिए कि हम सारे के सारे आयतल कुर्सी पढ़ लें। और जैसे ही मैंने इस तरह से कहा तो वो चारों जो लड़कियां थीं देखते ही देखते पीछे की तरफ हटने लगीं और 10 से 15 सेकंड के अंदर अंदर वो हमारी आंखों से ओझल हो गईं और ऐसा लगने लगा कि जैसे घर की जो छत है वो उसकी बैक साइड की तरफ चली गई है। खैर, हम लोगों ने आयतल कुर्सी पढ़ी और आयतल कुर्सी पढ़ने के बाद जब हम लोग घर के अंदर एंटर हुए तो हम बाकायदा ना सिर्फ छत के ऊपर चढ़े बल्कि उसके चारों तरफ का जायजा लिया। लेकिन ना छत पे, ना घर के अंदर, ना करीब व जवार में वो चारों लड़कियां मौजूद थीं और ना ही उनका कोई नाम व निशान मौजूद था। जबकि इन चारों लड़कियों को हम सब ने अपनी आंखों से विटनेस किया था और हम सारे के सारे लोग, सारे कजन्स परेशान थे कि आखिर ये 4 लड़कियां या 4 औरतें कौन थीं। अब ये जो वाकया था ये बड़ा ही खौफनाक वाकया था और मैं चाहता था कि ये जो वाकयात शुरू हो चुके हैं इनको ना सिर्फ मैं अपने बुजुर्गों से शेयर करूं बल्कि इसके साथ साथ मेरे एक जानने वाले दोस्त थे, उनके जो फादर थे वो दम दुरूद किया करते थे। तो मेरा यही ख्याल था कि जब मेरी उनसे मुलाकात होगी तो मैं ज़रूर उनसे कहूँगा कि मेरे घर का चक्कर लगाएं और ये जो कुछ हमारे घर में हो रहा है इसके बारे में हमारी मदद करें। इसी तरह कुछ मज़ीद टाइम गुजरा और तकरीबन 1 या 1.5 महीने के बाद एक दफ़ा ऐसा हुआ कि जो मेरी मदर थी वो घर के अंदर खाना बना रही थी और इत्तेफाक से मेरी मदर के अलावा घर के अंदर कोई भी मौजूद नहीं था। मेरी मदर बताती है कि जब मैं रोटी बना रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि जो घर की बैक साइड है या जहाँ पे अस्तबल मौजूद है उस तरफ किसी भी किस्म की मूवमेंट हो रही है। अब आमतौर पे जब जानवर आगे पीछे होते हैं या थोड़ा सा लड़ते हैं तो इस तरह की आवाज़ आया करती है। तो पहले तो मेरी मदर यही समझी कि जानवर आपस में लड़ रहे हैं या एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, इनका जो ध्यान था वो रोटियों की तरफ था और ये कोशिश कर रही थी कि जितना जल्दी काम ख़त्म हो सकता है उसको ख़त्म कर लूँ और इसके बाद बाहर जाके या अस्तबल की तरफ जाके देखूंगी कि आखिर ये जो जानवर हैं ये इस तरह से लड़ क्यों रहे हैं। इसी दौरानिए में जबकि मेरी मदर अभी रोटियां बना रही थी कि इनको ऐसा लगा कि एकदम से जो बराबर वाला कमरा है उस कमरे के गेट के सामने से कोई गुजरा है। अब आमतौर पे जब मैं घर में आता था या मेरे बहन भाई घर में आते थे तो क्योंकि गांव का सेटअप था, गेट खुला हुआ होता था तो आने जाने में किसी का पता नहीं चलता था। अब मेरी मदर यही समझी कि हो सकता है कि मैं या मेरा कोई बहन भाई सामने से गुजरा है। उन्होंने इसको भी इग्नोर किया और दोबारा से रोटियां बनाने लगी। ठीक 5 मिनट के बाद मेरी मदर को दोबारा से ऐसा लगा कि जो सामने वाला गेट है उस गेट के सामने से अब दोबारा से कोई गुजरा है और अब की बार जो गुजरा है वो बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता स्लो स्लो गुजरा है और बाज़ाहिर ऐसा लगा कि जैसे कोई औरत है जो सामने से गुजरी है और उसने सफेद कलर की चादर पहन रखी है। अब मेरी मदर एकदम से खड़ी हुई और जैसे ही वो खड़ी हुई और उन्होंने सोचा कि मैं जाके देखती हूं तो मेरी मदर बताती है कि जैसे ही मैं उस कमरे की तरफ या गेट की तरफ बढ़ी तो बाकायदा पीछे से, यानी जहां पे मैं बैठी हुई थी, किसी के गहरी गहरी सांसें लेने की आवाज आना शुरू हुई और जैसे ही मुझे किसी के सांसें लेने की आवाज आना शुरू हुई तो मुझे यकीन हो चला कि अब कोई ना कोई पीछे मौजूद है। मेरी मदर बताती हैं कि जैसे ही मैं मुड़ी और मैंने सामने किचन की तरफ देखा तो मैंने देखा कि एक तकरीबन 60 या 65 साल की औरत है जिसका जो चेहरा है वो बेइंतहा झुर्रियों पे मुश्तमिल है और देखने से ही ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बुजुर्ग खातून है। उसकी जो आंखें हैं उनमें बेइंतहा चमक मौजूद है
और उसकी जो नाक है वो बड़ी पतली सी लंबी सी नाक है। उसके एक हाथ में एक छड़ी नुमा चीज मौजूद है और वो मेरी तरफ देख के मुस्कुरा रही है। अब जैसे ही मैंने उस औरत को अपने सामने देखा तो पहले तो मैं समझी कि शायद गांव की ही कोई औरत है, या फिर हो सकता है कि किसी बराबर वाले गांव की औरत हो जो यहाँ पे गलती से हमारे घर के अंदर दाखिल हो गई हो। अभी मैं उसके बारे में सोच ही रही थी या उसको पहचानने की कोशिश कर रही थी कि एकदम से उसने मुझे बोला कि ए माई, एक रोटी हमें भी दे दे। अब जैसे ही उसने इस तरह से बोला तो अगले ही लम्हे मेरी जो मदर थी उनको यकीन हो चला था कि ये कोई ना कोई मांगने वाली है या फिर कोई फकीरनी है। अब मेरी माँ ने सबसे पहले गुस्सा किया कि तुम अंदर क्यों आई? अगर तुम्हें रोटी चाहिए थी तो गेट बजाती या वहां से मांगती। जब मेरी मदर ने इस तरह से कहा तो वो कहने लगी कि मैं अंदर आने के लिए गेट क्यों बजाती, मैं तो सालों से यहां रहा करती हूं और मैं तुमसे पहले यहां पे आके आबाद हुई थी। अब उसका ये जो जवाब था बड़ा अजीब सा जवाब था। मेरी मदर हैरान थी ये किस तरह की बातें कर रही है। खैर, मेरी जो मदर थी उन्होंने बात को बढ़ाने के बजाय ख़त्म करना बेहतर समझा। मेरी मदर ने 2 रोटियां उठाई, एक थैली के अंदर डाली और उस माई की तरफ बढ़ा दी। मेरी मदर बताती हैं कि जैसे ही मैंने 2 रोटियां उठा के उसकी तरफ बढ़ाई तो फौरन से उस बूढ़ी औरत ने अपने हाथ आगे की तरफ किए और जैसे ही उसने अपने हाथ आगे की तरफ किए तो मैंने देखा कि उसकी जो उंगलियां हैं वो 5 के बजाय 3 उंगलियां हैं और बहुत ही पतली पतली लंबी सी उंगलियां हैं और उन उंगलियों पे बड़े बड़े नाखून मौजूद हैं। अब एकदम से मेरी जो मदर थी उनको ऐसा लगा कि जैसे चक्कर आ रहे हैं या वो बेहोश होने वाली हैं। खैर, मेरी मदर बताती हैं कि जैसे ही उस औरत ने इनसे रोटियां ली तो मेरी मदर की आंखों के सामने देखते ही देखते गायब हो गई। अब जैसे ही वो औरत गायब हुई अगले ही लम्हे जो मेरी मदर थी वो गिरी और एकदम से बेहोश हो गई। जब उनको होश आया तो हम सारे के सारे लोग उनके करीबो जवार में मौजूद थे और हम सारे के सारे परेशान थे कि बिला आखिर ये बेहोश क्यों हुई हैं। हमारा ये ख्याल था कि शायद काम करने की वजह से या फिर बीपी लो होने की वजह से ये गिर के बेहोश हो गई थी। लेकिन कुछ देर के बाद जब उनको होश आया या उनके जो सेंसेस थे वो बहाल हुए तो उन्होंने सारा का सारा वाकया मेरे फादर को और हम सबको बताया। उसी दिन जो हमारे जानने वाले थे जो कि झाड़ फूक किया करते थे या दम दुरूद किया करते थे, मैं अपने फादर के साथ उनके पास गया और वहां जाके जो भी हमारे घर में मामलात पेश आ रहे थे या जो भी हरकतें हो रही थी वो सारी की सारी हमने उनसे डिस्कस की। खैर, वो जो साहब थे वो बहुत दूर अंदेश साहब थे। उन्होंने अपने तौर पे हिसाब लगाया और हिसाब लगाने के बाद वो कहने लगे कि आपका जो घर है इस घर की जो बैक साइड है यानी कि जहां पे गंदा पानी पड़ा हुआ होता है तो कुछ शरीर जन्नात हैं जो उस तरफ रहा करते हैं और ये उधर से ही आपके घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं। मैं आपको पढ़ने के लिए कुछ वज़ाइफ बता रहा हूँ और इसके साथ साथ आप लोगों को तावीज़ात दे रहा हूँ जो ना सिर्फ आप लोगों को पहनने हैं बल्कि अपने घर के दरवाजे पे भी टांगने हैं। ये बताते हैं कि जब उन्होंने तावीज़ात दिए तो उनके तावीज़ात देने के बाद 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर जो हमारा घर था उसमें इस तरह के वाक़यात पेश आना ख़त्म हो गए। लेकिन जब हमारे घर में ये वाक़यात पेश आना ख़त्म हुए तो उसके बाद जो हमारी गली का चौथा घर था उनके घर वालों के साथ ये सारे वाक़यात पेश आना शुरू हो चुके थे। खैर, हमने उनका भी राब्ता उन्हीं आमिल से या उन्हीं साहब से करवा दिया था और अल्लाह का शुक्र है कि कुछ अरसे बाद उनके घर के हालात भी नॉर्मल हो गए थे।
गाइस, उम्मीद करता हूँ ये जो स्टोरीज मैंने शेयर की हैं, ये स्टोरीज आप लोगों को पसंद आई होंगी। अगर आप लोगों को ये स्टोरीज पसंद आई हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे, मेरी फैमिली को, हम सबको, आप सबको सेहत, जिंदगी, सलामती और कामयाबी दे। अगले अपलोड तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।